हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू P1 एजुकेटर्स चैनल। मैं हूं प्रमोद नखाते। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स का लेसन 1 है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। इसका जो प्रश्नावली 1.1 है, इसका थर्ड क्वेश्चन हम देख रहे हैं। इसमें दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF LCM ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 17, 23 और 29 और थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 8, 9 और 25। तो यहाँ हम एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये दिया है 12, 15 और 21। इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। और अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या प्रोसेस है, यहाँ पर सबसे पहले 12 में हम कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जो मिनिमम है उसका भाग दे सकते हैं। यहाँ पर 2 से भाग देने पे कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पर 2 से भाग देने पे यहाँ पर 3 आ जाएगा और फिर उसके बाद में 3 से भाग देने पर यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम ये 15 है, 15 है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ इस 12 को क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद 15 का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर 2 से भाग तो नहीं दिया जा सकता, 3 से भाग देते हैं। यहाँ पर 3 से भाग देने पे कितना आ जाएगा, 5। और उसके बाद 5 से भाग देने पर यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये 15 को क्या लिखा जा सकता है, 3 इंटू 5। ठीक है, 3 इंटू 5 हो जाएगा। उसके बाद अगली संख्या है यहाँ पर 21। ठीक है, इसको भी हम भाग दे देते हैं, किससे, 3 से 7 बार जाएगा और उसके बाद में 7 से यहाँ पर भाग देने पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 21 है, 21 है, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको 3 इंटू 7 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो HCF प्राप्त होगा, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या समझ में आ रहा है अपने को, यहाँ पर जो 3 है, ये 3 जो है ये तीनों में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से HCF कितना निकल कर आएगा, 3 निकल कर आ जाएगा। तो HCF आ गया अपना 3। उसके बाद LCM ज्ञात करना है। LCM ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनको तो एक ही बार नोट करना है। और उसके बाद जो बच गई है जो संख्या, जैसे यहाँ पर 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और यहाँ पर संख्या आ गई है ये 5 और ये 7। ठीक है, तो ये 5 और ये 7, इन सब का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा टोटल, ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 420 हो जाएगा, 420 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, HCF निकल के आया है 3 और LCM निकल कर आया है यहाँ से 420। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन को हम अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। 17, 23 और 29। ठीक है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन है कौन सा, 17, 23 और एक संख्या है 29। ठीक है, तो यहाँ पर 17 है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो तीनों संख्याएं हैं, ये 17 जो है, ये 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद ये 23 भी अभाज्य संख्या है और 29 भी अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वे संख्या है जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता, तो वे अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तीनों की तीनों अभाज्य संख्या है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको 1 इंटू 17 लिखा जा सकता है। यहाँ पर जैसे 23 है, ठीक है, 23 है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ये है 1 इंटू 23 हो जाएगा। वैसे ही 29 है, इसको भी 1 इंटू 29 लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए HCF लेने की बात हो रही है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर जो 1 है यही कॉमन फैक्टर है। तो क्या हो जाएगा, इसका HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ जाएगा। उसके बाद में LCM देखते हैं, LCM कितना हो जाएगा, ये जो कॉमन फैक्टर है वो तो लिखना ही है एक बार। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये 17, यहाँ पे जो संख्या बच गई है, मतलब 17 इंटू 23
इंटू 29, ठीक है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इन सब का मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 11339, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ से HCF मिल रहा है हमें 1 और LCM हमें मिल रहा है 11,339, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन भी है, तो थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन 8, 9 और 25 दिया है ना। तो अगले क्वेश्चन, अगली स्लाइड पे कर लेते हैं इसको। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें संख्याएं दी हुई है 8, 9 और 25। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उसके लिए हम भाग देते हैं कि इसका 2 से भाग दिया जा सकता है 4 बार, और उसके बाद में 2 से 2 बार भाग दिया जा सकता है, फिर 2 से भाग जाएगा 1 बार, ठीक है। उसके बाद में इसको लिख लेते हैं, ये 8 है, कितना लिखा जा सकता है 2 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद में अगली संख्या है 9, तो 9 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 से भाग देंगे, 3 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और फिर से 3 से भाग देने पे ये 1 आ जाएगा। तो 9 को क्या लिखा जा सकता है यहाँ पर 3 इंटू 3। उसके बाद 25 है, तो 25 को क्या लिखा जा सकता है, इसमें भाग देंगे तो 5 से भाग दिया जा सकता है 5 बार, उसके बाद फिर 5 से भाग देंगे तो 1 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है 5 इंटू 5। यहाँ पर देखिए कोई भी कॉमन फैक्टर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यदि मैं इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दें, 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 कॉमन निकल कर आ जाएगा। तो HCF इसका कितना हो जाएगा, HCF निकल कर आ जाएगा, ये जो 1 है, ये 1 क्या है, सभी में कॉमन है, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF आ जाएगा इसका 1। उसके बाद LCM की बात करते हैं। LCM कितना हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो ठीक है, कॉमन फैक्टर एक बार लिख दिया है, और उसके बाद में ये सारी संख्याएं हैं कौन कौन सी, ये डायरेक्ट आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर, ये 8 इंटू 9 इंटू 25, ठीक है। इन सब का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये टोटल हो जाएगा कितना, 1800 हो जाएगा, 1800 इसका आंसर आ जाएगा LCM का, ठीक है। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ से निकल के आ रहा है 1, और LCM निकल कर आ जाएगा 1800, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया हुआ है HCF किसका, HCF निकालना है 306 और 657 का। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, HCF दिया हुआ है किसका, 306 और 657 का, HCF 9 दिया हुआ है, और LCM ज्ञात करना है अपने को, ठीक है। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है, एक फार्मूला होता है कि दोनों संख्याएं हैं, इनका ही HCF निकालना है, और इनका HCF दिया हुआ है, और LCM इसका फाइंड आउट करना है, मतलब ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, फार्मूला लिख लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है दोनों संख्याओं के HCF, है ना, दोनों संख्याओं के HCF गुणा दोनों संख्याओं के LCM के। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट नोट कर लेते हैं 306 और 657, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा, HCF तो दिया हुआ है यहाँ पर 9 है, तो LCM ज्ञात करना है, और LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 9 को पक्षांतर कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, LCM किसके बराबर हो जाएगा, 9 इसके नीचे आ जाएगा, मतलब 306 गुणा 657, और नीचे आ जाएगी संख्या 9, ठीक है। ये दोनों संख्याएं कट सकती है 9 से भाग देने पे, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 9 7 63, यहाँ से 2 बच जाएगा, तो 9 3 27, ठीक है, ये 73 आ जाएगा। तो LCM इसका निकल कर आ जाएगा कितना, 306 है, और गुणा कितना हो जाएगा 73, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे
22, 33 और 8, यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 22,338। इसका आंसर आ जाएगा, यही एलसीएम है इन दोनों संख्याओं का। ठीक है, 306 और 657 का जो एलसीएम निकल कर आया है 22,338। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n है, अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। ठीक है, 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? तो यहाँ हम चेक करते हैं, संख्या क्या दिया हुआ है 6 की पावर n है ना। तो 6 की पावर n है, तो 6 का यदि गुणनखंड करते हैं हम, तो ये क्या हो सकता है 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 का। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए इकाई में 0 आना चाहिए, है ना। अब इकाई में 0 आना चाहिए, मान लो एक एग्जाम्पल के लिए एक संख्या मैंने ले लिया 10, यहाँ पर इकाई का अंक 0 है, लेकिन यहाँ पर इसका गुणनखंड यदि करते हैं तो यहाँ पर 2 और 5, 2 गुणा 5 करेंगे तभी 10 आता है। इसका मतलब ये है कि जो भी संख्या है जिसके गुणनखंड में यदि 2 है और 5 है, ये दोनों संख्या शामिल है, तो वहाँ पर इकाई में 0 संख्या आ सकती है, नहीं तो फिर ये संख्या इकाई में 0 नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 तो लिखा हुआ है, इसके गुणनखंड में 2 तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है। ठीक है, 5 नहीं है, तो क्या हो सकता है यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा अपने को 6 की पावर n, जहाँ पर n एक प्राकृत संख्या होगी लेकिन इकाई में संख्या 0 नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए 6 की पावर 1 है ना, 6 की पावर 1 है, इसका मान कितना हो सकता है 6 हो जाएगा। 6 की पावर 2 है, इसका मान कितना हो जाएगा, ये होता है 36। ठीक है, उसके बाद अगला 6 की पावर 3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा कितना 216। ठीक है, 216। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे 6 की कितनी भी पावर हो, यहाँ पर इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा। ठीक है, 6 ही आएगा, इसलिए इकाई का अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। तो यहाँ हम नोट कर लेंगे, क्या नोट करेंगे कि सिक्स की पावर n का गुणनखंड या ठीक है 6 की पावर n के गुणनखंड में 5 नहीं है। ठीक है, 5 नहीं है, इसलिए किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n संख्या अंक 0 या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ आप इतना नोट करके इसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके गुणनखंड में 5 नहीं है, और इसलिए क्या हो जाएगा किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसका मतलब इकाई में 0 नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस का 13 दिया है, और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये दोनों जो है ये भाज्य संख्या हैं, और भाज्य संख्या क्यों है पूछा है। तो यहाँ हम देखते हैं इसको सॉल्व करके, 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस का 13 है। यहाँ पर देखिए हम यदि कॉमन लेते हैं तो 13 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 7 इंटू 11, 7 इंटू 11, और ये हो जाएगा इंटू 1 आ जाएगा 13 यदि बाहर आ गया तो,
और प्लस का यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 7 × 11 कितना हो जाएगा, 77 और प्लस का 1। ठीक है, 13 × ये 78 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों संख्या हैं, ये 13 क्या है, 13 क्या है, ये अभाज्य संख्या है, और ये क्या है 78, ये भाज्य संख्या है। ये जो है ये भाज्य संख्या है। तो जब भाज्य संख्या और ये 13 क्या है, 13 क्या है, ये अभाज्य संख्या है। जब इन अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें भाज्य संख्या ही प्राप्त होती है। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो यहाँ पर भाज्य संख्या ही प्राप्त होती है, इसलिए ये तो भाज्य संख्या हो गई। उसके बाद अगला इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये है कितना है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, और प्लस 5। यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 5 कॉमन ले लेते हैं। कितना हो जाएगा, 7 × 6 × 5 तो बाहर चला गया, ये 4, उसके बाद 3 × 2 × 1 और प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे ये कितना हो जाएगा, 1008 प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 5 है और एक गुणा कितना हो जाएगा, 1009। ये 5 क्या है, 5 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। और ये 1009 ये भी क्या है, ये क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, ये भाज्य संख्या है, इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा अपने को, यहाँ पर भाज्य संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि ये दोनों जो संख्या दिया हुआ है ये भाज्य संख्या है। पहली संख्या भी भाज्य संख्या है क्योंकि यहाँ पर एक भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या आ रही है, इनका गुणा करने पे हमेशा भाज्य संख्या मिलेगी। और यहाँ पर भी 5 और 1009 ये दोनों संख्याएं क्या है, ये जो 5 है ये अभाज्य संख्या है और ये 1009 क्या है, भाज्य संख्या है। दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ये भी भाज्य संख्या मिलेगी और ये भी भाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, है ना, ये जो सोनिया है इसको 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में। और जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, ये जो रवि है इसको 12 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने के लिए। ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, डायरेक्शन दोनों की एक ही है। कितने समय बाद, टाइम पूछा है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि एक ट्रैक है, समझ लो वृत्ताकार पथ है, ये हमने ट्रैक बना दिया। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ पर, ठीक है, एक सोनिया है, मान लो स्टार्टिंग लाइन ये है, एक सोनिया है यहाँ पर और एक है रवि। ठीक है, यहाँ पर एक सोनिया है एक रवि है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो सोनिया को टाइम लग रहा है, सोनिया को टाइम लग रहा है एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। और ये जो रवि है, रवि को कितना टाइम लगता है, 12 मिनट लगते हैं। और ये ट्रैक है, सर्कुलर है, वृत्ताकार पथ है यहाँ पर, तो दोनों की डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, मतलब ये भी इसी डायरेक्शन में दौड़ेंगे। ठीक है, या फिर चक्कर लगाते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पर ऐसी कंडीशन में हमें ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये कितने समय के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। तो एलसीएम ज्ञात करते हैं हम इस कंडीशन में। एलसीएम ज्ञात करना है किस किस का, इन दोनों संख्याओं का। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से भाग देते हैं, 2 से ये 9 बार चला जाएगा। उसके बाद 3 से भाग देते हैं, 3 × 3 = 9 और उसके बाद 3 से 1 बार। ठीक है, तो यहाँ पर 18 को क्या लिखा जा सकता है, 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। ठीक है, उसके बाद ये 12 है, 12 है, इसका भी गुणनखंड करते हैं। 2 से भाग दिया जा सकता है 6 बार। उसके बाद 2 से ये 3 बार भाग चला जाएगा। उसके बाद 3 से भाग देंगे तो ये 1 बार। इसका मतलब 12, इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 × 2 × 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एलसीएम ज्ञात करना है। और एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या प्रोसेस है, मैंने बताया है कि यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको तो एक ही बार लिखना है जो कॉमन फैक्टर है। जैसे यहाँ पर 3 क्या है, कॉमन फैक्टर दिख रहा है
और यहाँ पर इन फैक्टर में 2 भी कॉमन है, ठीक है। तो इनको एक ही बार लिखना है, 2 इंटू 3, ठीक है, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग आ जाएंगे, मतलब 2 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, ये दोनों कौन, एक तो सोनिया है और एक रवि है, ये दोनों 36 मिनट के बाद इसी पॉइंट पर मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 मिनट, ठीक है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये 18 मिनट है, तो यहाँ पर देखिए ये जो सोनिया है, सोनिया 2 चक्कर लगाएगी, है ना, सोनिया 2 चक्कर लगाएगी, तो कितना टाइम हो जाएगा यहाँ पर, 36 मिनट हो जाएगा, 18 दूनी 36। और वैसे ही रवि जो है, वो रवि 12 मिनट लग रहा है रवि के लिए, तो रवि 3 चक्कर लगाएगा यहाँ पर, तो 12 3 36, मतलब टोटल 36 मिनट के बाद इनका ये जो दोनों मिलेंगे इनिशियल पॉइंट पे मिलेंगे, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा 36। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल में वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू।